हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक नई सीरीज शुरू की थी, जहां पर हम हर एक पार्ट में पॉलिटी के 10 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसका पार्ट 9 लेकर आए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, अर्थात एकल नागरिकता भारत में कौन से देश से ली गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक, और ये है कहां पर, जो सिटीजनशिप है ना, एक हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक, इसमें आर्टिकल जो 11 है, आखिरी जो आर्टिकल है 11, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ठीक, सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान करने की। नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान करेगा, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ये आर्टिकल 11 में ये शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को। ठीक, और जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया, ये बात तो यहाँ पूछी गई। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो केवल उन्हीं के लिए हैं, ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। वहां आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल हमारे देश के नागरिकों के पास हैं। कोई भी विदेशी फॉरेनर आता है घूमने तो उसे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस की नागरिकता से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस किया था अपने एक प्रीवियस स्लाइड में, लेकिन बार बार इसीलिए डिस्कस करता हूं कि आपको क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएंगे। ठीक, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल, अर्थात वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 360। ठीक, देखिए, हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। इमरजेंसी, 3 प्रकार के आपातकाल या इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, पहली बात तो जो हमारे संविधान में इमरजेंसी आपातकाल की बात की गई है, पार्ट 18 में बात की गई है। ठीक, और ये हमने जो इमरजेंसी जो ली है वो हमने जर्मनी के संविधान से ली है। किस देश से ली है? जर्मनी के संविधान से ली है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती हैं। ठीक, पहले भी बता चुका हूं। नेशनल इमरजेंसी, बार बार मैं रटता इसीलिए हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए, ये है आर्टिकल 352 में। स्टेट इमरजेंसी, या इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक, या प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक, ये आता है आर्टिकल 356 या 365, ये दोनों इससे संबंधित है। और फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, आर्टिकल 360। ठीक, तो यहां पे बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक, आर्टिकल 360 पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। लेकिन हम कुछ फैक्ट्स और भी जान लेते हैं कि जैसे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लागू करता है प्रेसिडेंट भारत पे जब भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो खतरे में होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक, या जो क्रेडिट होता है भारत का, क्रेडिट ऑफ इंडिया, वो खतरे में होती है। मतलब मान लीजिए वित्तीय स्थिरता वो खतरे में आ जाए, जो भारत की क्रेडिट है वो खतरे में आ जाए, कि भारत का कोई पार्ट हो, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, वो खतरे में हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक, ओके। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होने पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट ये प्रावधान कर सकता है
कि जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्विसेज में जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, उनकी सैलरी और जो अलाउंसेस होते हैं वो घटाए जा सकते हैं, ठीक, या बदले जा सकते हैं। कब? फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, ठीक, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पे। किसके? सिविल सर्विसेज के जो भी सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट जो भी हैं वो भी, ठीक। जो जजेस होते हैं, जजेस, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी और अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं। और मनी बिल जो होते हैं या फाइनेंशियल बिल जो होते हैं, ठीक, उन्हें भी रोक सकता है प्रेसिडेंट, किसी भी स्टेट का, ठीक है, किसी भी स्टेट का मनी बिल या फाइनेंस बिल को भी प्रेसिडेंट रोक सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की गई है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने कुछ फैक्ट्स या बातें डिस्कस की इमरजेंसी से संबंधित। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस इज चेयर्ड बाय द, अर्थात दोनों सदनों की जो सहसभा किसकी अध्यक्षता में होती है? तो इसका सही आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वही इस मीटिंग को चेयर करते हैं, ठीक, अध्यक्षता करते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग होता क्या है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए, कुछ बातें जानिए ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। देखिए, जब कोई साधारण बिल आता है और मान लीजिए वो लोकसभा से पास हो गया, पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, वहां से पास हो गया, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उस पर सहमति नहीं बनी, उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, राज्यसभा ने उसे मना कर दिया। फिर दोबारा लोकसभा ने लाया, कुछ परिवर्तन करके राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने फिर से मना कर दिया, और ये ऐसा कई बार रिपीटिशन हुआ, ठीक है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि जहां दोनों सदनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा और बिल पास नहीं हो पा रहा, तब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, ठीक। तो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुला रहा है? प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है दोनों हाउसेस की, कि लोकसभा और राज्यसभा आइए एक साथ बैठते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की बात की गई है आर्टिकल 108 में, ठीक, कि एक साथ बैठते हैं और जो भी मुद्दे हैं उस पर साथ में डिस्कस करके इस बिल को पास करते हैं, ठीक। तो पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट बुलाता है, और जब बुलाया जाता है तो उस मीटिंग में एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो किसको बनाया जाता है? स्पीकर को। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही उस मीटिंग को क्या करता है? चेयर्ड करता है, मतलब उसकी अध्यक्षता करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वाइंट सिटिंग केवल जो कॉमन बिल होते हैं ना, सिंपल बिल, कॉमन बिल जो होते हैं उस पर लागू होता है, ठीक, और फाइनेंस बिल पे लागू होता है, बस इन्हीं दोनों बिल पे लागू होता है। वहीं जो मनी बिल होता है, ये फाइनेंस बिल की सब कैटेगरी होती है, मनी बिल उस पर लागू नहीं होता, और न ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, उनमें भी लागू नहीं होता है। मतलब उस पर प्रेसिडेंट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट नहीं बुला सकता है ज्वाइंट सिटिंग। केवल कब बुला सकता है? जब एक नॉर्मल बिल हो या फाइनेंस बिल हो, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल भी जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसका कोरम कितना होगा? कोरम अभी भी वही होगा जो हर बार हमेशा होता है, लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, हमेशा कितना होता है कोरम? 1/10। सबसे पहली बार कब ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, मतलब जब ऐसे कब कंडीशन हुई थी, लोकसभा राज्यसभा राजी नहीं हो रहे थे बिल पे, तब ऐसा हुआ था 1960 में। कब हुआ था? डाउरी प्रोहिबिशन बिल पे हुआ था, ठीक, डाउरी प्रोहिबिशन बिल। ये एक बिल लाया गया था डाउरी को रोकने के लिए, कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए। तो कुछ सदस्य सहमत थे, कुछ नहीं थे, एक सदन से पास हो जाता, दूसरे सदन से नहीं पास हो पाता, तो तब ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत थी। तो पहली बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल पे 1960 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु मेक्स द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन बनाता है? तो वो बनाते हैं ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, आपको पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचन मंडल से पहले आपको प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
जो आता है आर्टिकल प्रेसिडेंट जो आता है अंडर आर्टिकल 52 टू 61, प्रेसिडेंट से संबंधित ये आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, इलेक्शन की बात करें, प्रेसिडेंट का चुनाव किस प्रकार होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ पे है, तो वो है आर्टिकल 54 में, ठीक। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप लोग को पता होगा कि इस समय लोकसभा में तो सभी के सभी मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, ठीक। लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक। तो हम उन्हें नहीं लेते, केवल 238 मेंबर्स ही जा सकते हैं वोट देने। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, मतलब चुने हुए मेंबर्स को लेके आना है, नॉमिनेटेड या मनोनीत मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वही लोकसभा में से हर एक मेंबर वोट डाल सकता है, क्योंकि लोकसभा में क्या है, सभी के सभी अब इलेक्टेड है। नॉमिनेशन लोकसभा से खत्म कर दिया गया है। पहले 2 मेंबर्स थे ना, कि एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, अब वो खत्म कर दिया गया है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जो स्टेट जितने भी होते हैं उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक। जो विधानसभा होती है सभी राज्यों में, उन राज्यों में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभा में वो जाएंगे, ठीक। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद, वो अलाउड नहीं होती है, ठीक। केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अलाउड होते हैं। तीसरा होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक। दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, ठीक। तो और किसी भी यूनियन टेरिटरी को अलाउड नहीं होता है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, ठीक। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल रोल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। आइए अब वाइस प्रेसिडेंट को समझते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही छोटा है, इसमें कोई भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज लिखा होता है कहां पर, आर्टिकल 66 में। आर्टिकल जो 66 है वहां पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज है। अब वहां क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में तो अलाउड नहीं थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट यहाँ पर सभी मेंबर्स अलाउड है वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक। तो इसी प्रकार से द ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बजट इज ऑल्सो नोन एज, अर्थात बजट को किस और नाम से जाना जाता है। तो जनरल बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पूरे साल का सरकार लेखा जोखा प्रस्तुत करती है कि हम इतना पैसा इस स्कीम पे खर्च करेंगे, हम शिक्षा में इतना देंगे, हेल्थ में इतना देंगे, रेलवे को इतना देंगे और इससे इतना सड़क निर्माण में खर्च करेंगे। तो इसे बजट कहते हैं कि सरकार पूरे अपने आने वाले वित्तीय वर्ष में कहां पर किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगाएगी, ठीक। और किस किस विकास कार्यों में क्या देगी, इसे बजट कहते हैं। लेकिन ये सामान्य बोलचाल की भाषा है बजट। बजट का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं, बजट शब्द का नहीं है, ठीक है। संविधान में सही में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, जिसे हम जनरल बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। बजट हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है ये सब, ठीक। तो एक और बात ही मैं बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो एक कमिटी थी अंग्रेजों की, एक्वर्थ कमिटी, ठीक। तो एक्वर्थ कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1921 में, ठीक। एक्वर्थ कमिटी की रिपोर्ट ये थी कि जो रेलवे का बजट है और जो जनरल बजट है वो दोनों अलग कर दिया जाए। केवल रेलवे का बजट इतना बड़ा होता था कि रेलवे के बजट को अलग कर दिया गया,
और जो पूरा बजट था उसे अलग कर दिया गया, जनरल बजट। ठीक, ये काम कब किया गया? 1924 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया गया। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार आई तो उसने सन 2017 में दोनों बजट को वापस जोड़ दिया और अब से फिर से हमारे संविधान में ये प्रावधान हो गया कि एक सिंगल बजट आता है। ठीक है, अब अलग अलग बजट नहीं आते। 2017 के बाद एक सिंगल बजट आता है, उसी में रेलवे और जनरल बजट दोनों मिले होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कब जोड़ दिया गया था? 2017 में। ठीक, कब अलग किया गया था? 1924 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड एक्सटेंसिवली फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस। देखिए ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि भारत का संविधान बहुत से सोर्सेस से लेके बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग जगह के संविधानों से लिया गया है, बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हुई हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा इसके जो प्रोविजंस हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि यही जो एक्ट है यही हमारा इस संविधान का हमारा मूल जो ढांचा है वो यही बनाता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, और अलग अलग जो संविधान है उनसे हमने अलग अलग चीजें ली है। जैसे आयरिश है, आयरिश से जो आयरलैंड का संविधान है उससे हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। और हमने ये लिया है राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, वो हमने लिया है यहां से। ठीक, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक, तो वो भी हमने किससे लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। 4 चीजें ली हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो है यही नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ठीक, और फिर अगर कनाडा के संविधान से बात की जाए तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है अपना जो फेडरल सिस्टम है। ठीक, वो हमने लिया है। जो फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ यूनियन अलग मुद्दों पे, मतलब केंद्र सरकार अलग मुद्दों पे कार्य करेगी, राज्य के लिए अलग कानून बने हैं, कंकरेंट लिस्ट अलग बनी है। ठीक है, इसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। पंचायतों का अलग हिसाब किताब है, तो ये फेडरल सिस्टम है, मतलब चीजें बटी हुई हैं फेडरल सिस्टम। हाँ, आगे इसमें एक और चीज थी, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक, हमारे यहाँ ये है कि हम फेडरल सिस्टम को मानते हैं, मतलब ताकतें बटी हुई हैं, लेकिन हमारा झुकाव क्या है कि जो सेंटर होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक, इसी के तहत कुछ और भी प्रावधान किए गए सेंटर को स्ट्रांग करने के लिए, कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर। केंद्र के बिहाफ पे जो स्टेट होते हैं उनमें गवर्नरों की जो नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये लिया गया है। और जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं, बची हुई शक्तियां जो कहीं नहीं लिखी हुई हैं, अगर ऐसी कोई भी शक्ति है, कोई भी ऐसा मुद्दा है, विषय है, तो जो रेसिडुअल पावर होती है वो भी अपने आप सेंटर के पास चली जाती है। तो कुल मिला के सेंटर को मजबूत करने की कोशिश रहती है कनाडा के संविधान में। ठीक, ब्रिटिश जो संविधान है उससे तो हमने बहुत कुछ लिया हुआ है, जैसे बाई कैमरल, मतलब हमारे यहाँ जो 2 सदन होंगे। ठीक है, एक लोकसभा राज्यसभा हमने ब्रिटेन से ही ली है। हमने सिंगल सिटीजनशिप जो होती है, एकल नागरिकता, अभी हमने कुछ देर पहले इसके बारे में बात की है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून का नियम होगा, ये भी ब्रिटेन से लिया है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे लिए पार्लियामेंट से सरकार चलती है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस होते हैं, प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट के विशेषाधिकार होते हैं, ये भी हमने ब्रिटेन से लिए हुए हैं। और
जितना भी कानून बनाने के और भी जो भी प्रावधान होते हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उच्चतम न्यायालय, वो हमारे जो संविधान है उसका संरक्षक है। ठीक, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 28 जनवरी 1950 में। जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट थी उसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान के पार्ट 5 में है। ठीक, आर्टिकल 124 से 147, 124 से 147 तक। ठीक, और हमारे देश में यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है। ठीक, यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, जहां पे सबसे एपेक्स पे, सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए हमारे सबसे पहले क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है। ठीक है, उसके ऊपर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। बस यही हमारे जुडिशरी का, ये इसी को कहते हैं यूनिफाइड जुडिशरी, कि हमारे यहाँ एक जुडिशरी का सिंगल ढांचा है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को बांट दिया गया है कि स्टेट की जुडिशरी अलग होगी, सेंटर की जुडिशरी अलग होगी। ठीक है, ये बांटने वाला काम यूएसए में हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जुडिशरी को बांट के रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करोगे, वहां से खारिज हो जाएगी तो हाई कोर्ट में आओगे, हाई कोर्ट में नहीं सुनिएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो ये तरीका होता है। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द लेबर लीडर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज द नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नेम्ड आफ्टर हिम, अर्थात एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। ठीक, इन्हीं के नाम पे जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है उसका नाम रखा गया है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो वीवी गिरी थे अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले शुरुआती समय में ये लेबर यूनियन के लीडर थे। इसके लीडर थे लेबर यूनियन के, और यहीं से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और ये काफी फेमस रहे अपने दौर में वीवी गिरी, और आगे चल के हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। ठीक, तो यहाँ अच्छा कुछ और भी जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जाकिर हुसैन, ये हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट, ठीक, मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा कौन थे, मैं पहले भी एक बातें कई बार बता चुका हूं, तो जाकिर हुसैन साहब थे। और इनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में, मतलब डाई इन हार्नेस जिसे कहते हैं ना, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। एन संजीवा रेड्डी, ठीक, एन संजीवा रेड्डी भी बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे। ठीक है, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि ये निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध प्रेसिडेंट बन गए थे। इनके जब ये इलेक्शन में खड़े हुए प्रेसिडेंट के, तो इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ इनसे लड़ने, ये बहुत ही आसानी से जीत गए थे, एन संजीवा रेड्डी। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिमिलर टू, अर्थात भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो किसके समान है? तो वो समान है ब्रिटिश मोनार्क के, अर्थात ब्रिटिश राजतंत्रवाद के। देखिए कुछ हम समझाते हैं इसको, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो किसके बराबर है, किसके समतुल्य है या बराबर है? तो ब्रिटेन में जो राजा बैठते हैं ना, ब्रिटेन में जो किंग है, मोनार्क, उनके समकक्ष है, क्या जी। ठीक, इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। ठीक, इसका क्या मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड?
कि केवल दिखाने वाला हेड है, प्रमुख है ये। मेन रूप से जो हमारा हेड होता है वो कौन होता है? जो हमारे सरकार का, गवर्नमेंट का हेड होता है वो होता है, गवर्नमेंट का हेड जो कहते हैं वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक, देखिए आर्टिकल 75 ये कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75, ये पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक, आर्टिकल 75 कहता है कि हमारे देश में, हाँ, जो प्रेसिडेंट होगा, ठीक, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल होगी, और उस काउंसिल का जो प्रमुख होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल कौन सी होगी? जो कैबिनेट काउंसिल है, ठीक है, जिसे आप कैबिनेट कहते हैं, उस कैबिनेट का प्रमुख होगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और उसकी एडवाइस पे ही, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट वर्क करेगा। प्रेसिडेंट अपने आप मर्जी से कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो प्रेसिडेंट कर सकता है, वो भी कभी बताएंगे, जिसे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं वो। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रेसिडेंट केवल पीएम के कहने पर ही कर सकता है, पीएम की एडवाइस पे ही कर सकता है। ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या प्रेसिडेंट अपने आप में आजाद है? नहीं। तो इस प्रकार से वो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक रूप से बना हुआ आदमी है, ठीक है। इसे जो कागज दे दिए जाते हैं वो साइन कर देता है, ठीक, अपनी मर्जी से ये कुछ नहीं करता, ठीक। वही हाल होता है ब्रिटेन में, ब्रिटेन के किंग का। वहां पे जो भी संसद नियम कानून पास करती है, ब्रिटेन का किंग उस पर साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट के समतुल्य क्यों है ब्रिटेन का किंग, क्योंकि दोनों बस दिखाने के लिए राजा हैं, वास्तविक राजा तो वहां पे कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो अब समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। संसद में वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के कितने दिन के अंदर मंजूर होना चाहिए? जो वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल, संसद में प्रस्तुत किया जाए तो कितने दिन के अंदर वो पास हो जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 75 डेज। थोड़ा सा ABCD करने में गलती हो गई है, बी है 75 डेज, 75 दिनों के अंदर जो फाइनेंस बिल है वो पास हो जाना चाहिए। देखिए कुछ हम बातें समझ लेते हैं फाइनेंस बिल से इंपॉर्टेंट। हम फाइनेंस बिल आता है अंडर आर्टिकल 117, 117 के अंदर, ठीक। और फाइनेंस बिल का एक सबसेट होता है मनी बिल, ठीक। ये आता है आर्टिकल 110 के अंदर, ठीक। अब फाइनेंस बिल जो है ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहां पे होगा फाइनेंस बिल का? केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद ही ये राज्यसभा में जाएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन कहां पे होगा इसका? मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्तियां होती हैं फाइनेंस बिल के संबंध में। पहली बात तो 14 दिन के अंदर, 14 डेज का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को उस पर कोई भी अपना विचार रखने को। तो राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, न ही इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। क्या कर सकता है राज्यसभा? केवल कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है कि देखिए ये कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, और लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। मन किया तो मानेगी, मन किया तो नहीं मानेगी। फिर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे अपनी साइन करेंगे और बन जाएगा ये एक्ट, ठीक। तो इस प्रकार से फाइनेंस बिल रन होता है हमारे यहाँ, ठीक। तो आज हमने इस प्रकार से कुल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, और अपने फीडबैक भी देते रहा कीजिए जिससे हम इम्प्रूव करते रहें। तो ज़्यादातर लोगों ने ये इस बात पे सहमति जताई है कि वो 10 जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उससे ही सेटिस्फाइड है, बट 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 10 क्वेश्चंस पे ही चलता रहूँगा। और ये बात भी उठ रही थी कि कई लोग बुक्स की बात कर रहे थे कि सर कहाँ से पढ़ें, किस बुक्स को फॉलो करें। तो देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे मैं पॉलिटी ही करा रहा हूँ, ठीक। मैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ा हूँ, एम लक्ष्मीकांत, आप लोग सुने ही होंगे अगर तैयारी कर रहे हो।
तो पॉलिटी की ये बेस्ट बुक कही जाती है मार्केट में। लेकिन अब हाईकोर्ट आरओ के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना कहीं से फीजिबल नहीं है। एम लक्ष्मीकांत में बहुत कुछ है, ये मेंस लिखने के काम में आती है। आप लोग को ये नहीं करना है, आपको केवल एक वनडे एग्जाम देना है, ठीक है, और जिसमें भी बहुत लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज्यादा हाई लेवल के, एक नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इवन ये पीसीएस लेवल भी नहीं जाता है, ये एसएससी लेवल तक रह जाता है ये एग्जाम। तो मैं क्यों एम लक्ष्मीकांत कहूँ और आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ, ठीक। तो इसीलिए मैं अभी कोई बुक सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं देख रहा हूँ मार्केट में कई बुक्स कि मैं कहाँ से आप लोग को बताऊं कि आप लोग कुछ चीजें पढ़ सकें। मैं और भी सब्जेक्ट्स की बताऊंगा आपको बुक्स कहाँ कहाँ से पढ़नी है, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स की भी बुक बताऊंगा जहां से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बुक और पढ़ने वाली बुक्स भी बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए मुझे, क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च का टॉपिक होता है। कुछ भी मैं उठा के बता दूं और आप लोग उसे अंधे में पढ़ने लगे, आगे चल के उससे आपका नुकसान हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पीसीएस की जो घटना चक्र की आती है वो बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो आपका अनर्गल टाइम वेस्ट करेगा। क्यों मैं बर्बाद करूं आपका समय और एनर्जी? इससे बढ़िया वो एनर्जी दूसरे एग्जाम्स में लगाइए। इस समय एसएससी का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, आप उसमें अपनी ताकत लगाइए, ठीक है। तो मैं रिसर्च थोड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स देखनी है, क्या देखनी है, और मैं आगे आप लोग को गाइड भी करता रहूंगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, चीज़ों को शॉर्ट करवाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। तो इस तरह आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।